नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम हैं ना ऑलवेज विथ यू में। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। कांस्य युगीन क्यों? क्योंकि कांसा नामक धातु जो कि तांबा और टिन से, इन दोनों धातु से मिलकर बनी होती है, उसका कांसे का अत्यधिक मात्रा में इस सभ्यता में प्रयोग किया गया था। देखिए, एक तथ्य है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तांबा तांबा धातु का इस सभ्यता में सबसे पहले उपयोग किया, सबसे पहले। और कांसे का सर्वाधिक मात्रा में। प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई? तो तांबा धातु। सर्वाधिक कौन सी धातु इसमें उपयोग में ली गई? कांसा। आंसर हो जाएगा कांसा। तो ये दोनों धातुओं के बारे में ये तथ्य ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था, वो जो टाइम पीरियड था वो था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हमने टाइमलाइन में भी देखा है ये। एक और है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ये चीज़ भी, ये आंसर भी ठीक होगा अगर ऑप्शन में ये है तो। बाकी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक सभ्यता स्थल की 1921 में खोज की और इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ त्रिभुजाकार क्यों कह रहे हैं हम। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। देखिए कैसे ये त्रिभुजाकार क्यों कह रहे हैं हम त्रिभुजाकार? ये यहाँ से इसका विस्तार शुरू होकर और ये गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया में होता हुआ ये पाकिस्तान, ये देखिए कैसा बन रहा है, पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना। इसीलिए इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। फिर बात करते हैं इसके उत्तरीतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु के बारे में। देखिए, इसका उत्तरीतम बिंदु मांडा, जम्मू कश्मीर, ये रहा। इसका दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, महाराष्ट्र, ये रहा। दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, ये देखिए। फिर इसका पूर्वीतम बिंदु आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसका पश्चिमतम बिंदु सुतकांगडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ये रहा। देखिए, हमने चारों इसके पॉइंट देख चुके हैं हम इस तरीके से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। इस तरीके से इसका विस्तार क्षेत्र है। और इसकी जो लंबाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक की वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की। और इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो निम्न प्रकार है। इसमें पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता स्थल 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल को 1826 में चार्ल्स मेसन ने भी बताया था। देखिए, अगर ऑप्शन में चार्ल्स मेसन है कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा, अगर चार्ल्स मेसन भी है तो आंसर चार्ल्स मेसन होगा। और दयाराम साहनी है तो दयाराम साहनी होगा। दोनों है तो ये होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो विशेषता है इस स्थल की, वो है 6 अन्नागार। 6 अन्नागार इस तरीके से आमने सामने बड़े बड़े हमें इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। लेख युक्त मोहरें इस सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुई है। उर्वरता की देवी मातृ देवी, ये उर्वरता की देवी, यहाँ पेड़ से ऐसे पेड़ निकला हुआ, पौधा निकला हुआ, हमें पौधा निकलता हुआ एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये उर्वरता की देवी मातृ देवी के रूप में ये मूर्ति हमें इस स्थल से प्राप्त हुई। फिर जले हुए गेहूँ, जो ये सब इससे इस स्थल से प्राप्त हुआ। और जो इमारतें बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, उनमें जो ईंटों के आकार का अनुपात था 4:2:1 था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। जो स्वास्तिक चिन्ह जो हम हमारे सनातन धर्म में यूज़ लेते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह ये हड़प्पा सभ्यता स्थल की देन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वाला सभ्यता स्थल ले लेते हैं हम, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे 1922 में राखलदास जी बनर्जी द्वारा खोजा गया था। अब इस स्थल की जो प्रमुख विशेषता है, साक्ष्य मिले हैं हमें, वो मिला है सबसे प्रमुख नर्तकी की कांसे की नग्न मूर्ति इस स्थल से हमें प्राप्त हुई है। जो इसकी विशेष साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है इसका, वो है नर्तकी की कांसे की नग्न मूर्ति। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि विशाल अन्नागार, विशाल स्नानघर कौन सी सभ्यता स्थल का जो सभ्यता स्थल की विशेषता रही है, तो वो रही है मोहनजोदड़ो की। फिर बात करते हैं मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकन जो मिलता है, आदिनाथ शिव का जो अंकन मिलता है, वो कौन सी मुद्रा, कहाँ की मुद्रा पर मिलता है? मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर। फिर हाथी का कपाल खंड इससे प्राप्त हुआ है। एक आगे आएगा हाथी का दांत, जो कि लोथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है हमें, वो आगे हम देखेंगे। एक है इसमें ध्यान देने वाली बात, सिंध का बाग जो कहाँ है? मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो देखिए, ये रहा मोहनजोदड़ो, सिंध, लड़काना ज़िला, पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है और सिंधु नदी के तट पर है। और हमने अभी हड़प्पा सभ्यता स्थल देखा, ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ? रावी नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा तीसरा जो स्थल है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। अभी हमने बात की थी जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु है, वो कौन सा है? सुतकांगडोर, बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ बंदरगाह प्रेजेंट है और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इस सभ्यता स्थल की 1923 में ऑरेल एस्टिन द्वारा खोज की गई। फिर बात करते हैं हम चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो ये सभ्यता स्थल भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 में। कब? 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा चहुंदड़ो सभ्यता स्थल की खोज की गई। अब इस सभ्यता स्थल की विशेषता, यहाँ कुशल कारीगर उपस्थित थे। ये कैसे देखने को मिलता है कि यहाँ मन के सीप मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र रहा, तो यहाँ पर कुशल कारीगर मौजूद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुत्ता बिल्ली दौड़, जो कुत्ते बिल्ली की दौड़ के पद चिन्ह हैं, पद चिन्ह यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये चहुंदड़ो सभ्यता स्थल की विशेषता है। सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और वक्राकार प्रकार की ईंटें, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं नहीं मिलेगा कोई सही सभ्यता स्थल में, यहीं मिलेगी सिर्फ। क्या? वक्राकार प्रकार की ईंटें हमें चहुंदड़ो सभ्यता स्थल से मिलेगी। और ये एकमात्र स्थल है जहाँ से ऐसी इस प्रकार की ईंटें हमें मिली है। फिर आगे नेक्स्ट सभ्यता स्थल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कालीबंगा
1952 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई। और यहाँ मुख्य बात क्या रही, समाधि व्यवस्था थी, दाह संस्कार होता था। यहाँ युगल समाधियाँ मिली हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोथल सभ्यता में भी युगल समाधियाँ मिलेंगी। फिर इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। भूकंप के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं हमें। अब देखिए, बेलनाकार मोहरें जो मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मोहरें मिल रही थी, यहाँ मिल रही हैं बेलनाकार प्रकार की मोहरें। और ये जो बेलनाकार की मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया देश है, उस देश की मोहर से मिलती जुलती मोहरें हैं। इसलिए ऐसा भी इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यहाँ मेसोपोटामिया से व्यापार के संबंध रहे होंगे। और यहाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसे अब नहीं पूछेंगे जहाँ तक है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होती है। यहाँ तंदूरी चूल्हे, ऊँट की हड्डी भी मिली है। और महत्वपूर्ण बात, यहाँ अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है, ठीक है। और यहाँ से एक साथ दो फसल, कैसे, इस प्रकार से क्यारियों में ऐसे इस प्रकार अलग अलग प्रकार की दो फसलें एक साथ बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। और ये देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है, मैप में देख लेते हैं हम। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और ये जो तंदूरी चूल्हे हैं वो आज भी हनुमानगढ़ में उपयोग में लाए जाते हैं। फिर एक स्थल देखा था हमने चौहुंदड़ो ये रहा पाकिस्तान में, सिंध प्रांत ज़िले में चौहुंदड़ो, सिंध नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नया स्थल क्या है, हम देखते हैं लोथल सभ्यता स्थल। अब देखिए लोथल कहाँ है, लोथल है ये रहा गुजरात में, अहमदाबाद, ये लोथल अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, गुजरात में है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो कालीबंगा और एक लोथल। आइए देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। लोथल सभ्यता स्थल क्यों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए लोथल सभ्यता स्थल 1957, ये कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात। इसकी खोज किसने की, एस.आर. राव ने। किसने, एस.आर. राव ने। और यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन, लोथल। एक हमने बंदरगाह पढ़ा सुतकांगडोर जो कि पाकिस्तान में है, और एक हम बंदरगाह पढ़ रहे हैं लोथल जो कि भारत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो माप तोल से परिचित थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माप तोल से परिचित कौन सा सभ्यता स्थल था, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि लोथल सभ्यता की महत्वपूर्ण जो विशेषता रही है। इस प्रकार से 2-3 पॉइंट दे देंगे, उनमें से आपको मल्टीपल चॉइस देकर पूछा जा सकता है। यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं, जो बताता है कि यहाँ सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र ये रहा है। फारस की मोहरों का मिलना हमें सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बताता है। और यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। कितनी, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। अब हमने पढ़ा युगल समाधियाँ, कालीबंगा में भी पढ़ा और हम लोथल में भी पढ़ रहे हैं। अब अगर एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं कि युगल समाधियाँ कहाँ पाई गई या कहाँ मिली, और वहाँ कालीबंगा भी हो और लोथल भी हो, तो आप लोथल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ मिल रही है। कितनी,
3 युगल समाधियाँ मिल रही हैं, इसीलिए लोथल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर लोथल सभ्यता से दिशा मापक यंत्र मिला है। देखिए, आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जहाज़ में दिशा मापक यंत्र का बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ ये सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा। अब सामुद्रिक मतलब समुद्र से रिलेटेड व्यापारिक गतिविधियाँ होंगी तो वहाँ दिशा के ज्ञान के लिए दिशा मापक यंत्र की ज़रूरत होगी। तो लोथल सभ्यता से दिशा मापक यंत्र भी हमें मिला है। फिर हाथी दांत, देखिए हाथी का कपाल खंड हम मोहनजोदड़ो में पढ़ के आए और यहाँ लोथल सभ्यता में हम हाथी दांत पढ़ रहे हैं। फिर चक्की के जो पार्ट हैं वो भी हमें लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरकोटड़ा, ये भी गुजरात में है। 1964 में इसकी खोज हुई। घोड़े की अस्थियाँ और तराजू का पलड़ा, इसकी ये यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है और ये तराजू का पलड़ा भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से जानवर से अपरिचित थे, अगर ऑप्शन में घोड़ा हो तो आंसर होगा घोड़ा सही। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटड़ा से प्राप्त हो रही हैं। देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसे इसी तरह से जैसा है वैसा याद कीजिए, क्योंकि घोड़ा ही आरपीएससी सही मानती है। आरपीएससी घोड़े को ही अपरिचित मानती है। और अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई तो आप बेझिझक सुरकोटड़ा कर सकते हैं, आपका वो आंसर भी ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सुरकोटड़ा देख लीजिए आप मैप में, कहाँ है सुरकोटड़ा? गुजरात, कच्छ। कहाँ है? गुजरात, कच्छ ज़िले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रोपड़ सभ्यता स्थल 1957-1953। देखिए, रोपड़ सभ्यता स्थल कहाँ? पंजाब रोपड़ जिला, ये रहा, ये पंजाब रोपड़ ज़िले में ये सभ्यता स्थल स्थित है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज हुई। यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफन किए जाने लग गए थे, मतलब मानव के साथ उसका पालतू जानवर दफन किया जाने लग गया था। इस प्रकार के साक्ष्य हमें रोपड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये रोपड़ सभ्यता की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम। और बनावली, जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में खोजी गई। देखिए, बनावली सभ्यता की 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजी गई। ये कहीं कहीं पर 1973 भी मिलता है और 74 भी है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन में रहे वो ठीक है, ज़्यादा ठीक 1974 है। फिर बात करते हैं हम इसकी विशेषता जो ध्यान में रखनी है हमें, वो ये है कि इसकी सड़कें समकोण पर नहीं काटती थी। क्या? इसकी सड़कें समकोण पर नहीं काटती थी। ये एकमात्र सभ्यता स्थल है। क्या? एकमात्र सभ्यता स्थल ऐसा है जिसकी सड़कें समकोण पर नहीं काटती थी, बाकी सबकी समकोण पर ही काटती थी। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखिए। फिर यहाँ से मिट्टी का हल खिलौनों वाला प्राप्त हुआ है। फिर नालियाँ, यहाँ नालियाँ मिली हैं, मतलब बेहतर जल निकास की व्यवस्था थी, ये हमें समझ में आता है। फिर बात करते हैं हम मनुष्य और पशु की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ आर्ट से भी रिलेटेड ज़्यादा गतिविधियाँ होती थी, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें। क्या? सेल खड़ी, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेटाइट भी कहते हैं, वो
और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें बनावली सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। देखिए, जो बनावली सभ्यता स्थल है वो कहाँ है? ये रहा हिसार हरियाणा में। तो यहाँ से हमें बनावली सभ्यता स्थल 1974 रविंद्र सिंह बेस्ट, यहाँ से हमें सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है। तांबे के बाणाग्र और वाश बेसिन, तांबे के बाणाग्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, वॉश बेसिन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और तांबे के बाणाग्र तो बनावली से और कोटदीजी में पत्थर के बाणाग्र में प्राप्त हुए हैं। रंगपुर में भी ये ही पत्थर के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। तो कोटदीजी और रंगपुर में पत्थर के बाणाग्र और बनावली में हमें तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। तांबे व कांसे की चूड़ी यहाँ कोटदीजी में प्राप्त हुई है हमें। तांबे और कांसे की चूड़ी कोटदीजी में प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो कोटदीजी है वो 1953 में खोजा गया। सिंध खैरपुर पाकिस्तान में इसे खोजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नया सभ्यता स्थल और महत्वपूर्ण, जिस प्रकार मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल के साथ साथ धोलावीरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, माफ़ कीजिए ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। फिर और बात करें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी जिंद हरियाणा, जिंद जिला जिंद और राज्य हरियाणा में राखीगढ़ी सभ्यता स्थल है। और इसके साथ साथ धोलावीरा, धोलावीरा है, ये रहा, ये धोलावीरा कच्छ गुजरात। नवीनतम खोज है ये, अब तक जो खोजा गया है वो नवीनतम खोज है। ठीक है, धोलावीरा, इसे भी आप ध्यान में रखिए, नवीनतम खोज धोलावीरा। 1990-91 में डॉक्टर R.S. बिष्ट, जिन्होंने बनावली सभ्यता स्थल 1974 में खोजा, उन्होंने ही धोलावीरा कच्छ ज़िले में गुजरात में ये सभ्यता स्थल खोजा। और इस सभ्यता स्थल की जो विशेषता रही वो रही नगर को 3 भागों में बांटा। जो नगर निर्माण हुआ उसे 3 भागों में बांट दिया। कैसे कैसे? किले के अंदर 2 भाग बना दिए और किले के बाहर 1 भाग बना दिया। इस प्रकार से 3 भाग इसमें इस नगर निर्माण में बनाए जाते थे। तो ये बहुत प्रमुख विशेषता रही। सोने के छल्ले यहाँ धोलावीरा से मिले। और झूकर शैली, एक शैली होती है झूकर शैली, उस शैली के बर्तन हमें धोलावीरा सभ्यता स्थल से प्राप्त हैं। और एक पट्टिका अभिलेख भी धोलावीरा सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान और रख लीजिएगा कि पुरावशेष स्टेडियम, जो 283 मीटर पूर्व से पश्चिम और 45 से 47.5 मीटर उत्तर दक्षिण, ये स्टेडियम भी धोलावीरा सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये धोलावीरा सभ्यता स्थल हो चुकी है। अब एक बार हम फटाफट एक चीज़ और देख लेते हैं। हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और प्रमुख विशेषता, समकोण पर सड़कें काटती। अपवाद बनावली हो गया, इसकी समकोण पर नहीं काटती। और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर नहीं थी। किस पर थी? पशुपालन पर। किस पर? पशुपालन पर थी। ठीक है,
और एक बात ये कि यहाँ जो केंद्रीय नगर थे इस सभ्यता के वो 3 थे, लेकिन प्रमुख 2 ही थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और धोलावीरा को भी प्रमुख नगरों में गिन लिया जाता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में 2 और 3 दोनों ऑप्शन रहे तो 2 ज़्यादा सही होगा, 3 नहीं होगा। ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 2 को दी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन दोनों को प्रमुख नगर, केंद्रीय नगर माना जाता है। ठीक है। देखिए, एक स्थल और रह गया दैमाबाद। इसके बारे में जो प्रमुख विशेषता है वो सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है जगह जगह, स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। तो ये बताता है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये दैमाबाद में जो इमारतें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। तो प्रश्न एक तो सीधा आ सकता है क्या, कि आपको स्थल दे देंगे, सभ्यता स्थल, और एक तरफ दे देंगे उनके पुरातात्विक साक्ष्य, और जैसे हड़प्पा दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया, लोथल दे दिया, कालीबंगा दे दिया, और इनके सामने एक एक इनकी कुछ भी पुरातात्विक स्थल की विशेषता रख दी और फिर मैच करवाने के लिए कह देंगे। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न बन सकता है इनके खोजकर्ता के, जैसे स्थल दे दिया और खोजकर्ता दे दिया, दोनों को मैच करवा लेंगे। जैसे हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा दे दिया, इनके सामने एक एक खोजकर्ता का नाम लिख दिया और कहेंगे कि मैच करो। और इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है इन पर, सीधा सीधा प्रश्न इन पर आ सकता है। इनके उत्तरीतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वीतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, तो ये प्रश्न बन सकते हैं। और फिर बात करते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर हमने तैयार किए हैं आपके लिए। तो पहला पॉइंट देखिए, हाथी का कपालखंड मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ क्या? हमने ये बार बार वहाँ पर भी बात की थी कि हाथी का कपालखंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है, और हाथी का दांत लोथल सभ्यता स्थल से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। और बंदरगाह वाले शहर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सुतकांगडोर, और दूसरा हो गया लोथल, अहमदाबाद। प्रश्न में आए बंदरगाह वाला स्थल कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोथल के साथ जाइएगा, लोथल ज़्यादा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सुतकांगडोर पाकिस्तान में पड़ जाता है, ये भारत से बाहर पड़ जाता है, इसीलिए आंसर हमारे यहाँ पर लोथल ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। युगल समाधियाँ, जैसा कि हमने वहाँ पर भी बात की थी, कालीबंगा में भी है, लोथल में भी है, ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोथल को देंगे। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ मिल रही थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ा नगर धोलावीरा को लिख रखा था, वो 4th नंबर का है, 4th नंबर का सबसे बड़ा नगर है, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, सबसे बड़ा सभ्यता स्थल राखीगढ़ी, जिंद, हरियाणा, ये हम बात कर चुके हैं। सबसे छोटा स्थल अलाहादीनो है, ये पाकिस्तान के पास कराची में स्थित है। क्या? सबसे बड़ा राखीगढ़ी, सबसे छोटा स्थल अलाहादीनो। क्या? तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्थल हो गया। आगे बात करते हैं हम, जो मुद्रा बन रही थी, कि मुद्रा निर्माण में कौन कौन से पदार्थ वहाँ पर उपयोग में लिए गए थे। तो टेराकोटा, सेल खड़ी जो स्टेटाइट, और एक मिट्टी। सेल खड़ी और मिट्टी की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिल रही थी? बनावली से मिल रही थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम, लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई। ठीक है, पशुपतिनाथ की मोहरें जो आदिनाथ से वहाँ पर अंकित है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। बेलनाकार प्रकार की मोहरें कालीबंगा, जो मेसोपोटामिया देश से मिलती जुलती है। ठीक है, सेल खड़ी और स्टेटाइट या
मिट्टी से पकी हुई जो मोहरें हैं, मुद्राएं हैं, वो बनावली सभ्यता स्थल। बनावली कहाँ से? ये बनावली सभ्यता स्थल हरियाणा। ठीक है। आगे हम कालीबंगा, जो काली चूड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ कहाँ मिली? कालीबंगा। और तांबा व कांसे की चूड़ियाँ कोट दीजी, कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पत्थर के बाणाग्र। ठीक है। कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि पत्थर के बाणाग्र तो कोट दीजी व रंगपुर में मिल रहे हैं, जबकि तांबे के बाणाग्र बनावली में मिल रहे हैं। ठीक है। ये दोनों बातें भी आप ध्यान में रखिए। तांबे के बाणाग्र बनावली में, पत्थर के बाणाग्र कोट दीजी और रंगपुर में। आगे बढ़ते हैं। ऊँट की हड्डी कालीबंगा से स्थल से प्राप्त हुई, और घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सुरकोटड़ा घोड़े के बारे में। ठीक है। घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ भी सुरकोटड़ा से मिल रही हैं, तो यह अपवाद है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अपरिचित घोड़े से ही थे, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई तो सुरकोटड़ा हो, तो सुरकोटड़ा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिल रही थी। मनुष्य व पशु की मूर्ति बनावली से मिल रही थी, और उर्वरता की देवी की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। ये हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखिए। फिर आगे हम देखते हैं सर्वाधिक प्रयुक्त धातु। देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कांसा। क्या? कांसा। सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा। कौन सी? तांबा। सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा, सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कांसा। अब देखिए, तांबा और टिन, इन दोनों को बाहर से हम आयात करते थे। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, हम हैना नाम से, वहाँ पर ये आप देख लीजिएगा। बलूचिस्तान से आयात होती थी, मध्य एशिया ईरान से भी आयात होती थी, और अफ़गानिस्तान से आयात होती थी। तो ये सारी सब चीज़ें आप PDF में एक नज़र देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी संबंधित रुचिकर खेल जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो शतरंज, चौपड़ पासा, इनसे ये इनके रुचिकर खेल थे। और जो चांदी है, देखिए चांदी है वो मध्य एशिया ईरान से आयात होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैंधव वासियों ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया, लेकिन बाद में सर्वाधिक प्रयोग कांसा का किया। कांसा तांबा और टिन दोनों से मिलकर बना होता है, ये हम बात कर चुके हैं आगे पहले ही। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें हैं, देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की फसलें आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। कपास, चावल, गेहूँ, जौ, मटर, खजूर, राई, तिल, इनसे तो परिचित थे। इनके अलावा आपको कुछ भी दे देगा, जैसे दाल दे देगा, और कुछ भी सब फसल दे देगा आपको, आपसे कह देगा कि सरसों, ऐसी फसलें देकर आपसे ऑप्शन में टिक करवाएगा कि कौन कौन सी फसलें सिंधु घाटी सभ्यता के समय चलन में थी। देखिए, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप, कपास जो थी, कपास फसल थी, उसे यूनानियों ने सिंडोन कहा। क्या? सिंडोन कहा कपास को। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सीधा पूछा जा सकता है। चावल गुजरात लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है। गेहूँ जो तो हमें जैसा कि पता है ही, हड़प्पा से जले हुए गेहूँ जो, ये सारे सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राज व्यवस्था कैसी थी।
अब बात करते हैं राज व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी समय। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक या संघवादी व धर्मतंत्रीय इस प्रकार की राज व्यवस्था थी। कोई विशेष प्रकार की राज व्यवस्था नहीं थी, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक राज व्यवस्था थी। फिर बात करते हैं हम लिपि की। जो लिखावट थी वो भाव चित्रात्मक थी। चित्र इस प्रकार से चित्र वित्र बनाकर लिपि लिखी जाती थी। ऐसी कोई खास लिपि थी नहीं। अब अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और बी लाल के अकॉर्डिंग ये पृष्ठोभेदम प्रकार की लिपि है। किस प्रकार की? पृष्ठोभेदम। इस लिपि को, या यूँ कह सकते हैं बी लाल ने इस लिपि को पृष्ठोभेदम प्रकार की लिपि कहा। ठीक है, आगे इसकी लिपि द्रविड़ लिपि से साम्य रखती है। द्रविड़ एक लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो द्रविड़ लिपि से साम्य रखती है, मतलब उस जैसी ही है। तो ये आप ध्यान में रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि से साम्य रखती थी। तो द्रविड़ लिपि इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं मांडा। जो मांडा सभ्यता स्थल है कहाँ? जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का उच्चतम बिंदु। प्राक, परिपक्व व उत्तर हड़प्पा तीनों के स्तर मिले हैं। ठीक है, 5 स्तर रोपड़ में मिले हैं। मांडा में 3 स्तर और रोपड़ में 5 स्तर प्राप्त हैं। ठीक है, लोथल सभ्यता की बात करें हम, देखिए घोड़े की बात कर रहे हैं हम। घोड़ा, जो कि अगर एग्ज़ाम में आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, तो आंसर हो जाएगा घोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि लोथल सभ्यता में घोड़े की मरण मूर्ति और सुरकोटला सभ्यता स्थल पर घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। फिर बात करते हैं हम श्रृंगार बक्सा। देखिए, श्रृंगार बक्सा हड़प्पा से प्राप्त हो रहा है और सौंदर्य सामग्री चौंदड़ो पाकिस्तान से मिली। फिर बात करते हैं हम सोतगुई व मुंडीकोक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र हैं। सोतगुई और मुंडीकोक ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4 करके। उसमें सोतगुई व मुंडीकोक भी होगा। तो सोतगुई मुंडीकोक तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के पूरा स्थल हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शन और स्थल से संबंधित दिए जाएंगे, सभ्यता से संबंधित, और एक अलग ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से स्थलों का भी प्रश्न बन जाता है। तो आप इन स्थलों को भी अपने ध्यान में रखिए। फिर आगे बात करते हैं हम 3 पद्धतियाँ, अंतिम संस्कार की 3 पद्धतियाँ प्रचलन में आई। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश समाधान। किस प्रकार? पूर्ण समाधान, मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। सीधा सीधा गड्ढा खोदा और शव को मिट्टी में दबा दिया जाता था, इस प्रकार से सीधा सीधा। तो ये हो गया पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान, पहले मृत्यु के बाद शव को खुले स्थान में चील कौवे के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर बचे हुए जो भी बचा हुआ शरीर रहता था उसे बाद में मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। तो ये आंशिक समाधान। तीसरा कलश समाधान, पहले शव को जलाते थे, फिर अस्थियां उसकी कलश में भरकर और कलश को मिट्टी में दबा दिया जाता था, इस प्रकार से। तो ये हो गया कलश समाधान। इस प्रकार 3 पद्धतियाँ अंतिम संस्कार की प्रचलन में थी। फिर बात करते हैं हम, यह सभ्यता किन किन देशों की सभ्यता से या किन किन देशों की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो मिस्र, मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया, बेलनाकार मोहरें। कौन सा सभ्यता स्थल? कालीबंगा सभ्यता स्थल। तो मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन थी। फिर बात करते हैं हम राजधानियाँ। धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की राजधानियाँ रही हैं। और तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग कालीबंगा भी रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको भी ध्यान में रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियाँ दो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, तीसरी राजधानी कालीबंगा। सबसे बड़े नगरों के रूप में जो क्रम है सबसे बड़े नगरों का, तो वो हो गया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल और धोलावीरा, इस प्रकार से। और ये राखीगढ़ी, ये हो गया सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ का क्रम। फिर आ जाएगा सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आर्थिक दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से गनेडीवाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, राखीगढ़ी, ऐसे की ऐसे। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से गनेडीवाल और ऐसे मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर मानव और बकरा, इन दोनों को एक साथ दफन करने के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और मानव व कुत्ता को एक साथ दफन करने के साक्ष्य रोपड़ सभ्यता से मिले हैं। रोपड़ सभ्यता 1952 में मिली, रोपड़, पंजाब, रोपड़ जिला, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो कंफ्यूज करने वाले एग्ज़ाम में पॉइंट्स हैं उनको देखा, और हमने आज यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको सारा सब समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है हम है ना, इस नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF इसी प्रकार इसी रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल है हम है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।